जहाँ तक मैंने सुना है, दुनिया में दो ही ऐसे नगर हैं जो कि जिन्हें अति प्राचीन होने का गौरव प्राप्त है, जिसमें से एक रोम और दूसरी काशी। रोम का भी विकास हुआ है, लेकिन जो पुराना रोम है उसे आज भी उसी अंदाज में अक्षुण्ण रखा गया है। यहाँ तक कि उनकी जो पेंटिंग होती है, उनकी जो मरम्मत होती है, उसमें भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि पुरानी कलाकृतियों को नष्ट न किया जाए, वो भूल से भी कहीं उसमें कोई नयापन नहीं आए। लेकिन आज हम बात करेंगे काशी की, जो दूसरी अति प्राचीन नगरी है। वो नगरी जो गंगा के धरती पर आने के पहले से है, लेकिन आज वो काशी दुर्दशा के आंसू बहा रही है। आलम ये हो गया है यहाँ के रहवासियों का, वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कल क्या हम इस शहर में, अपने शहर में जहाँ हमने जन्म लिया, जहाँ पले बढ़े, वहाँ रह भी पाएंगे या नहीं। आज हम इसी बिंदु पर, काशी के बिंदु पर चर्चा करेंगे। हमारे सामने जाना पहचाना चेहरा है संजीव जी का, संजीव सिंह, जो कि एक भले मानुस सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता। संजीव जी, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं काशी को लेकर के। काशी, जहाँ तक मुझे याद आता है कि 2019 से लेकर के और आज तक यहाँ नवनिर्माण नहीं, काशी का विकास नहीं, केवल विध्वंस और विध्वंस हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, काशी की प्राचीनता के बारे में बात की जाए तो मुझे लगता है कि भगवान शिव, माँ गंगा और काशी की प्राचीनता, इसके बारे में मुझे लगता है कि कोई एक ऐसा भी विद्वान नहीं होगा कि जो इसकी गणना करके बता सके कि कितना पुराना शहर है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया के प्राचीनतम नगरों में एक रोम, दूसरी काशी है। और हमारी ये धरोहर जो है, दुनिया की धरोहर है काशी जी, केवल भारत की नहीं। और उस धरोहर को, उस हेरिटेज सिटी के नाम पे लोग देश और दुनिया से देखने आते थे। लेकिन पिछले 11 सालों में मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने, जो सरकार है, वर्तमान की सरकार है, आपने देखा कि इसके उस सांस्कृतिक स्वरूप को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि काशी की आत्मा को खत्म कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कहना इसलिए भी आज जरूरी हो गया है क्योंकि इस बनारस ने, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री दिया, इस बनारस से गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री होते थे। लोकसभा क्षेत्र भले अलग रहा होगा। इस बनारस से पंडित कमलापति त्रिपाठी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केंद्र में रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनकी देन यहाँ का कैंट रेलवे स्टेशन है। ऐसे बहुत सी विभूतियां निकली, बरगू बाबू निकले, राजनारायण निकले, बहुत से लोग निकले जो केंद्र की और राज्य की सत्ता में भी रहे। लेकिन उन्होंने एक चीज माना कि जो गंगा तटीय क्षेत्र है वो दुनिया की सबसे अमूर्त, अनोखी चीज है, बहुमूल्य चीज है, जिसको दुनिया के लोग देखने आते हैं। और क्या देखने आते हैं? काशी का अध्यात्म और गंगा घाटों के किनारे यहाँ की शांति, वो संस्कृति। महीनों आकर के विदेश के लोग, देश के लोग आकर के लाजों में रहते थे। गंगा स्नान, पूजा अर्चन, बाबा विश्वनाथ का दर्शन, ये होता था। और आज 11 सालों में आपने आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सेंटर को आपने टूरिज्म के नाम पे, पैसे के लोग भूखे नहीं थे, लेकिन पैसा किसके पास है? सवाल इसलिए करता हूं, क्या जो 50,000 से ज़्यादा, करीब 1 लाख की आबादी
नाविक समाज की, मल्लाह समाज की है, क्या उसमें कोई अंबानी और अडानी पैदा हो गया क्या? क्या घाट के किनारे जो पंडे रहते थे, जो हमारी सनातन व्यवस्था के तहत माँ गंगा के इधर लोग स्नान करके आते थे, उनका दर्शन पूजन करते, क्या वो कोई हो गए पंडे? क्या कोई अडानी अंबानी हो गए क्या? या मंदिरों में रहने वाला पुजारी हो गया? हुआ कौन? हुआ यहाँ 11 साल पहले कहा गया था कि गंगा जी को अविरलता निर्मलता दी जाएगी और उसके नाम पे नमामि गंगा 20,000 करोड़ की योजना लाई गई। आज नमामि गंगा विभाग ही बंद हो गया। माँ गंगा कहाँ है? इसलिए थोड़ा राजनीतिक पुट ले रहा हूं, लेकिन आपके दर्शकों को बिल्कुल समझना चाहिए। क्या कोई बेटा अपने माँ की गोद में, अपने माँ की आंचल में पैरासूट पहन के नहाता है क्या? सबूत तो दे ही दिया हुजूर ने। अगर अविरल और निर्मल हुई होती, अरे अविरल तो छोड़ दी, निर्मल हुई होती, स्वच्छ हुई होती, तो वो सामने होता। पैरासूट पहन कर आपने नहाया। अब वहां छोड़ दीजिए। हेरिटेज जोन के नाम पे कछुआ सेंचुरी हुआ करती थी, वो कछुए कहाँ चले गए? वहां के नाविक समाज को यही बारिश का मौसम आ रहा है, 3 महीने नावें बंद हो जाती थी कि क्या साहब कछुए जो है डैमेज हो जाएंगे। आज कोई कछुआ नहीं, नाविक समाज की नावें रुक जाएंगी बाढ़ को देख करके, लेकिन गुजरात से आए हुए व्यापारियों के क्रूज चलेंगे। ठीक है, क्रूज चलाइए। आप क्रूज के नाम पे आपने विश्वनाथ मंदिर को कॉरिडोर, मैं आज भी कॉरिडोर कहता हूँ। हम हमारे साथी, क्योंकि मेरे नाम से PIL था और सब कुछ उसके पीछे नहीं जाऊंगा, सैकड़ों परिवार को से सत्ता की हनक पे, गुंडागर्दी पे और प्रलोभन पे सत्ता प्रदत्त दलालों ने लोगों को मायूस कर दिया, मजबूर कर दिया कि लोग विश्वनाथ मंदिर के अगल बगल घरों में लोगों के मंदिर होते थे, उनको कब्जेदार कहा गया। रोते रोते भी लगते गए यहाँ के लोग, और आज पता नहीं कितने परिवार को बनारस छोड़ दी, कितने कहाँ हैं नहीं मालूम। कहा गया साहब बहुत अभूतपूर्व कॉरिडोर बनाया गया, और कहा गया गांधी जी को जोड़ करके कहा जाता है कि साहब गांधी जी आए थे 19वीं शताब्दी में, 1920 के पहले, तो कहते साहब ये बहुत सकरी गलियां हैं। और अरे गांधी को हत्या करने वाले लोगों, जो 79 साल का बूढ़ा हे राम कह रहा था, उसको एक 32 साल के नौजवान ने 3 गोलियां मारी। थोड़ा मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप भी अपने किसी घर के बुजुर्ग को ऐसा कर सकते हो? उस गांधी ने ये नहीं कहा था। उस गांधी ने यही कहा था कि गलियां, इसमें गंदगी रहती है। आज स्वच्छता मिशन के नाम पे उसी गांधी के चश्मे को लगा के प्रचार किया जाता है। पूरा शहर 2 घंटे की बारिश में बजबजा रहा है। ये स्वच्छता का सच है। तीसरी बात कहना चाहता हूं कि इस शहर को रोपवे दिया जा रहा है। कितनी अवैज्ञानिक चीज है, अविवेकपूर्ण चीज है। हम लोग भी अच्छे स्कॉलर रहे हैं यूनिवर्सिटी के। कहाँ रोपवे होता है? जहाँ थल मार्ग सड़क नहीं होता, जहाँ पहाड़ होता है, जहाँ पानी होता है। कैंट से दर्शनार्थी आएगा बाबा विश्वनाथ तक, ये प्रशासन और शासन कहता है कि हम उनको 20 मिनट में पहुंचा देंगे। उस रोपवे के नाम पे आपने पूरे हिंदुस्तान का एकमात्र भारत माता मंदिर था, उस भारत माता मंदिर को आपने जमींदोज कर दिया है। उस बिल्डिंगों के सामने पहले तो बदनाम किया और अपमान किया कि भारत माता मंदिर के सामने शौचालय बना दिया। जी, ये भारत माता का सम्मान है। कोई माँ, कोई बेटा अपनी माँ के कमरे के सामने शौचालय बनाएगा? ये कौन लोग हो सकते, सोच लीजिए। और उसको पूरा ढक दिया। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी हुआ करती थी, डॉक्टर एनी बेसेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनके शिक्षा के क्षेत्र में इस बनारस में काफी योगदान है। बेसेंट थियोसॉफिकल की उस BTS जैसे स्कूल को, जिसमें मैं खुद पढ़ा हूँ, मैं भी वही का छात्र रहा। अच्छा, उस पूरे स्कूल को समाप्त कर दिया गया। ऐसे ही देखते जाइए। दूसरी तरफ निजता का हनन। काशी के लोग इतने अमीर नहीं हैं, लोगों के छतों पर से आप लेके जाओ, उनके निजता का, इसकी आवश्यकता क्या है? अगर दर्शनार्थी कैंट स्टेशन आते हैं तो आप जो सड़कों का इंक्रोचमेंट है उसको साफ करा दीजिए। आप बता दें कि इस चौराहे से लोग पैदल जाएंगे, उनको सरकारी गाड़ियां ले जाएंगे, यहाँ तक ऑटो, यहाँ तक बैटरी रिक्शा आएगा। वो नहीं करना है, क्योंकि इसमें फायदा किसका है? 3 बार टेंडर कैंसिल हुआ इस रोपवे का। पहले 650 करोड़ की योजना थी, उसके बाद लगभग 1000 करोड़ की योजना हो गई। किसको फायदा जा रहा है? वहीं गुजरात। उसके बाद तीसरा आइए, शहर का विकास किया जा रहा है। क्या कि साहब गंजारी में स्टेडियम बनेगा। राजा तालाब में 2 सप्ताह से किसान और मजदूर धरने पे बैठा हुआ है, बिना पूछे। आप एक इतना बड़ा कानून 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लेकर के आई
कि अगर ग्रामीणों के किसानों की जमीन, अगर मजदूरों की जमीन लेनी है तो सरकार उनके बगैर 80% सहमति के नहीं ले सकती, और लेगी तो 4 गुना काम देगी, और उसके साथ ही साथ उनको प्रतिकर और उनको आवास मुहैया कराएगी। आप केवल पटिया गाड़ दे रहे हो, पत्थर गाड़ दे रहे हो, कह रहे हो कि साहब फलाना विकास योजना हो जाएगी। ये भी जो फैसला होगा वो खुली पंचायत में होगा। हाँ, खुली पंचायत में होगा, आर्बिट्रेटर नियुक्त होगा। और आर्बिट्रेटर कौन है? डीएम से कमिश्नर बने लोग जो दिल्ली चले गए। अब मैं खुली चुनौती के साथ कह रहा हूं कि पूरा पैसा खा करके वो व्यक्ति चला गया से दिल्ली। एक चीज आपने काशी विश्वनाथ मंदिर का नाम लिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम लिया। मुझे ये लगता है, आप भी हमसे सहमत होंगे, कि शहर के बीचों बीच, पुराने शहर के बीचों बीच में इतना बड़ा मंदिर बनाने के पीछे आपकी सोच क्या रही होगी? अगर कोई भी भव्य निर्माण आप शहर के बीचों बीच कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, तो उस निर्माण के पहले कम से कम जो भी आर्किटेक्ट होगा, जो भी इंजीनियर होंगे, वो इस बात पर तो गौर करेंगे ना कि यहाँ तक लोग आएंगे कैसे और जाएंगे कैसे। इस पर कोई विचार नहीं किया गया। आज आपको समझ में आ रहा है कि ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, दर्शनार्थी यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। उस समय आप इतने से ही खुश थे कि यहाँ के सारे लोगों को हमने हटा दिया, और माने यहाँ इस काशी का जनप्रतिनिधि ये कह रहा है कि बाबा विश्वनाथ को मुक्त करा दिया। आप लोगों के साथ हम लोगों ने भी उस दौरान बहुत सारे गली गली हम लोगों ने घूमा, और आपने अभी एक पोस्ट भी डाली है जिसमें आपने बताया है, उसका गवाह हम सब लोग रहे हैं, काशी के लोग, जो कि काशी के छोटे छोटे शिवलिंगों को तोड़ करके उसको नाले में फेंका गया। उसको किस तरह से इकट्ठा करके, अगर आप सारे लोग नहीं जुटे होते वहाँ पर, शंकराचार्य और युक्तेश्वरानंद जी अगर वहाँ नहीं जुटे होते तो वो तो निपटा दिया गया होता। आज भले ही इतना सब जुटान के बाद उसको थाने में आज भी रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, वो मुकदमा भी चल रहा है। कोई तो एक योजना होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने इस पर काम भी किया था। ये जो विश्वनाथ कॉरिडोर और विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ, आज के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने केवल, जो उनकी आदत है, एक स्टिकर ही लगाया है। इस पूरी परियोजना के पीछे अगर सोच किसी की थी तो वो संजय गांधी की सोच थी। प्रफुल्ल जयकर ने अपनी किताब में लिखा है बाकायदे कि ये सोच संजय गांधी की थी, और नारायण दत्त तिवारी पर दबाव बना करके, तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी पर दबाव बना करके संजय गांधी ने इसको शुरुआत की, उसकी कार्रवाई थी। लेकिन इसका पता जैसे ही मिसेस गांधी को लगा, उन्होंने रात में ही इमीडिएटली नारायण दत्त तिवारी को लखनऊ से दिल्ली तलब किया, और 1 घंटे तक उनका क्लास लिया, और तत्काल प्रभाव से सारी कार्रवाई बंद करने के लिए उन्होंने कहा था। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल ये बाकायदे प्रफुल्ल जयकर ने अपनी किताब में लिखा है। जी जी बिल्कुल। ये वर्तमान सरकार या वर्तमान प्रशासन की योजना है ही नहीं। दरअसल इनके पास निर्माण नाम की कोई सोच ही नहीं है, केवल विध्वंस की सोच है। अब आप सोच लीजिए कि आपने कॉरिडोर बना दिया, आने जाने का रास्ता कोई नहीं तलाशा, और उसके बाद अब आप इस शहर में प्राचीन मंडी को, दाल मंडी, प्राचीन मंडी जो कि एशिया में उसका नाम है, केवल बनारस या हिंदुस्तान में नहीं, एशिया में उस मंडी का नाम है, उसको आप तहस नहस कर देंगे क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि वो मुस्लिमों की आबादी है। अगर मुस्लिमों की ही आबादी है तो मुस्लिम क्या इंसान नहीं है? इतना बड़ा बाजार, इतना बड़ा मार्केट, माने सुई से लेकर के और आज के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तक सब कुछ वहां मिल जाएंगे आपको। देखिए, एक इस सरकार ने धर्म के नाम पे कारपोरेट्स के हाथों पूरी तरह से एक अंदरूनी सौदा कर लिया, और सौदा इस प्रकार का किया
कि शहर का विध्वंस हो, शहर की सांस्कृतिक धरोहरों का विनाश हो, उससे कोई मतलब नहीं। चमक धमक चकाचौंध को इस तरह से दिखाइए कि बाहर के आने वाले लोग कहें कि सर वाह, क्या काशी चमक रही है, क्या बन रही है। और उस चमक में यहाँ की जो धरोहर है, जो संस्कृति, जो विरासत है, वो मिट्टी में मिल रही है। वो बनारस के लोग उसके गवाह बनते जा रहे हैं। दिक्कत क्या है? एक 2 लाइन का शेर है उन बनारस के लोगों के लिए कि जब तुमने चुना था उसके कत्ल का हुनर देखकर, तो आज मायूस हो लाशों का शहर देखकर। तो आप चुप क्यों हो? क्योंकि जो आपने भी दाल मंडी की बात कही, दाल मंडी की बात कह करके विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे, कॉरिडोर के नाम पे उस परिक्षेत्र के लोगों को जिनको हटाया गया, उनको एक मलहम लगाया जाएगा कि देखिए साहब, मुसलमानों को हमने टाइट कर दिया। यही लोग हैं 80 क्षेत्र में जगन्नाथपुरी का निर्माण करने लगे थे। वहां लोग खड़े हो गए। रामनगर पहुंचे, कहे साहब यहाँ भी बहुत विकास कराना है, वहां करने लगे। दिक्कत क्या है कि बनारस में एक पार्टी विशेष के प्रति, मैं फिर कह रहा हूं, एक जो अंधता का भाव है, और उसमें माफ करिएगा, आपको छोड़ करके जो यहाँ का जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिस तरह का दरबारी भांट हो चुका है, कभी उसने सच्चाई को जानते हो? क्योंकि यहाँ पे लोग लड़ने आए, जो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जो यहीं का पत्रकार था उसको भी सच्चाई बोलने में शर्म आती है। दलाली करते हैं लोग। और इसलिए कि बनारस में एक घटना आपको और बता रहा हूं, मां गंगा का सीना चीर करके नहर बनाई जा रही थी 5 किलोमीटर। जी 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 जी। सुएज नहर बनाना था, और 1 दर्जन बच्चे उसी गांव के बगल के और वहां रहने वाले जो थे, उनके बच्चे डूब के मर गए। क्योंकि गंगा का जो, मां गंगा का जो स्लोप होता है, बारी बारी गहराई की तरफ जाता है, सीधे वो 30-30 फीट गहरा था। और क्या हुआ उस नहर का? वो नहर बाढ़ के पानी में समाप्त हो गई। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा करीब करीब 15 करोड़ रुपया कहाँ गया वो कहीं नहीं मालूम। कौन योजना लाता है? रोपवे लाया गया। रोपवे को लेकर के आज के 9 साल पहले, 8 साल पहले गिरजा चौराहे पे एक निजी कंपनी का केबल डाला जा रहा था, पूरा बैठ गया लेकर के, कई अधिकारी भाग गए यहाँ से ट्रांसफर करा करके। लेकिन फिर वही मूर्खता का परिचय। आप गिरजा चौराहे पे रोपवे का एक जंक्शन स्टेशन देना चाहते हो? ये कौन सी मूर्खता कर रहे हो? एक वो जो आपका रोपवे का जो पिलर डाल रहे हैं, जो पिलर नहीं, जो उसमें उनकी सवारी बैठा के लाओगे, आप 15 लोग को लाओगे, 20 लोग को लाओगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लाओगे। कितनी फेरी लगा? 20 लोग अगर कैंट से चलते हैं और एक बार में 10 ट्रेला तो नहीं जाएगा। मैं तभी मान लेता हूँ कि 200 लोग आएंगे, ठीक है, इधर से 200 लोग जाएंगे। इन मूर्खों को मैं कहना चाहता हूँ जो प्रशासन और शासन में है, अगर तुम रोडों का इंक्रोचमेंट कम करा दो, बिल्कुल, तो ऑटो रिक्शा वाले इसका 10 गुना ला करके आपके कम समय में ला देंगे। लेकिन वो नहीं, क्योंकि यहाँ फायदा कुछ लोगों का होना था। और इसलिए चूंकि ये शहर लगातार, अभी जो लंका पे घटना हुई, देखिए एक संस्कृति बनारस जीती थी। मैं किसी अतिक्रमण को लेकर के, मैं फिर कह रहा हूँ कि अतिक्रमण को लेकर के कोई समर्थन नहीं है, बिल्कुल विरोध है। लेकिन जिस अतिक्रमण के नाम पे आप किसी के पेट पे आप बुलडोजर चला रहे हो। आपकी मंत्री आई थी पिछले सरकार की, कितनी हमारी प्यारी संस्कृति है हमारी बनारस की, कि चाची की जो प्रसिद्ध दुकान थी वहां गई थी, कहें कि चाची हम कचौड़ी खाने नहीं, आपकी गाली खाने आए हैं। कितने आज नहीं रही चाची, आज मेरा क्या बताऊं, कैसे कहती कि नहीं सीरियल में बहू बनती थी, कहीं तो बहू हो। बनारस का संस्कृति नहीं है कि बहुवन की गाली दे जाए तो क्या आशीर्वाद देते, वो आज तो नहीं। लेकिन संजीव भाई एक चीज बताओ, एक चीज खत्म कर रहा हूं, उसी प्रकरण को जोड़ूंगा मैं। जो आपने बहू और काशी की बहू का नाम लिया, हम लोग माने विश्वविद्यालय में 10 साल ग्रेजुएशन से लेकर के PhD तक हम लोगों ने गुजारा वहाँ पर। और जब भी भूख लगती थी, यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं, लाइब्रेरी से उठते थे हम लोग और लंका पहुँच जाते थे। चाची के यहाँ चाय भी पीते थे, उनकी कचौड़ी भी खाते थे, समोसा भी खाते थे और चले आते। इतना ही नहीं, केंद्र में
विभिन्न राज्यों में जितने मिनिस्टर आज बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा जी, हर शख्स वहाँ का चाची की गाली सुने बिना वो उस रास्ते से निकलता नहीं था। जिस तरफ चाची की निगाह नहीं पहुँचती थी, बहुत भीड़ होती थी, तो बाहर पीछे से तेज आवाज़ में कोई लोग छेड़खानी करते थे और उसके बाद फिर गाली सुन लेते थे। तो उसके बाद गाली मतलब वो बनारसी अंदाज में वो एक कहने का वो उनका अपना लहजा होता था। वो गाली गलौज वाली गाली नहीं होती थी, लेकिन वो एक रहता था, वो एक प्रेम होता था, वो एक आशीर्वाद होता था। आप लंका से थके हारे मादे चले आ रहे हैं, चौराहे पर का पहलवान के यहाँ लस्सी पीने बन जाए। जितनी नामी गिरामी आपने इसी रोपवे के नाम पर सैकड़ों साल पुरानी गदौलिया चौराहे की जलजोग की मिठाई की दुकान आपने गिरा दी। कहा कि उसका लीज खत्म हो गया है। लीज बढ़ाई भी जा सकती थी। उधम सिंह की मूर्ति खत्म कर दी। उधम सिंह की क्रांतिकारी पार्क और मूर्ति पूरा सब कुछ आपने नष्ट कर दिया। इसी बनारस में मुझे याद है, आज से 20-25 साल पहले जब पहली बार मेट्रो का कॉन्सेप्ट आया था, उसके बाद पूरा BHU, उनके भूगर्भ विज्ञान के लोग, IIT BHU के लोगों से के साथ पराड़कर भवन में एक बड़ी गोष्ठी हुई थी। बनारस के लोग जो थे वो भी मूर्धन्य लोग, वो भी जुटे थे, और लास्ट में निष्कर्ष यही निकला था कि यहाँ का जो भूमिगत भूगोल है उसको बिना समझे बूझे कोई भी काम यहाँ विकास का नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ शाही नाला है, मुगल काल का वो सुरंग जिसे ब्रिटिश काल में नाले में तब्दील किया गया उसको। आज भी आपके पास सीवेज सिस्टम का दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। शाही नाला है, घोड़ा नाला है, हाथी नाला है। आप एक स्लोप बना हुआ था 80 से लेकर के राजघाट तक, वो सारा कुछ आपने डैमेज कर दिया। जो आपने अभी जिक्र की, वो हम लोगों ने उसको कवर किया था बाकायदे, उसको समझा था। उस समय एक पार्षद हुआ करते थे नारायण मिश्रा जी, वो बीजेपी के ही पार्षद हुआ करते थे। उनके पास शहर का एक नक्शा था, जब प्रिंसेस का नक्शा, उससे उन्होंने बताया कि बाबू यहाँ जमीन के अंदर खोद करके कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। उसी दौरान जो एक निजी कंपनी, एक बड़े देश के अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े उद्योगपति, उनकी कंपनी के द्वारा एक केबल डालने के लिए जब ट्रेंच से खुदाई की जा रही थी, तो वहाँ हाथी नाला डैमेज हुआ था और एक लेन पूरी धंस गई थी। महीनों काम चला था उस पर, आपको पता ही नहीं है। कम से कम अगर कोई भी, हम वही जो कॉरिडोर के बारे में कहा, कोई भी आर्किटेक्ट होगा, कोई भी साइंटिस्ट होगा, उस पर काम करेगा तो कुछ तो उस पर दिमाग लगाएगा। बिल्कुल। बिना सोचे समझे। बात ये है कि निर्माण का विरोध नहीं, लेकिन बगैर सोचे समझा निर्माण हो रहा है और अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। शहर की वास्तविकता को बगैर समझे हुए हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो अधिकारी मना करते हैं, कितने अधिकारी हट गए कि हम नहीं रहेंगे। आज के उन, चाहे जल संस्थान का अधिकारी हो, नगर निगम का हो, उसको पता ही नहीं है जो अभी घटना हुई है रोपवे को लेकर के। कहना ये चाहता हूं कि इस बनारस को लेकर के विकास करने की मंशा थी। हम विकास के विरोधी नहीं, आप करते, लेकिन दुनिया के, आपने एक शहर का नाम लिया, रोम का नाम लिया। वेनिस में 2/3 हिस्सा उसका पानी में वो शहर है। ऐसा नहीं कि वो लोग कमजोर हैं, गरीब हैं, सड़क नहीं बना सकते, लेकिन वही उसका हेरिटेज, धरोहर, वही खूबसूरती है कि दुनिया के लोग जाते हैं, पर्सनल बोट लेते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, होटल में रहते हैं, मार्केटिंग करते हैं। और वहाँ के लोग भी, जो वेनिस के लोग हैं, वहाँ भी रहते हैं इसी तरह से, वो अपनी बोट लेकर रहते हैं और अगल बगल जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा गया कि 11 साल पहले कहा गया कि साहब हम जापान का पैगोडा लाएंगे। क्या मूर्खता है! अरे जिस जापान को बौद्ध दर्शन का ज्ञान दिया,
वो गौतम बुद्ध यही सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को बौद्ध दर्शन का ज्ञान यहीं से दिया। 650-700 साल पुरानी संस्कृति बौद्ध धर्म की है और काशी की प्राचीनता इतनी प्राचीन है कि कोई एक विद्वान नहीं बता सकता। और काशी को पैगोडा दोगे, जो बुद्ध यहाँ से पैगोडा ले गए जापान, वो यहाँ दिया जा रहा है। तो ये मूर्खता नहीं थी, क्या थी? कौन अधिकारी थे? यहाँ का मेयर गया था जी, सांसद तो मान लीजिए गुजरात से आए थे ना, यहाँ का मेयर यही बनारस का था। आज नहीं है, वो शर्म नहीं आती। अधिकारी गए थे कितने, आज भी इसी बनारस में, इसी बनारस मंडल के अगल बगल है, वहां से आकर के आप जापानी पैगोडा बना रहे थे। आज स्थिति ये है कि आपके शहरी क्षेत्रों में सड़कों के नीचे डायनामाइट बिछाया है। हाँ, किसी दिन एक बहुत बड़ी घटना इस काशी में होगी। आज मैं बार बार कहता हूं कि जो पुरानी काशी है, कई खंड हम बोलते हैं यहाँ पे, केदार खंड है, काशी खंड है, जो काशी पुराण में वर्णित है, अरे उसका भी तो ज्ञान लिया होता आपने किसी प्रबुद्ध लोगों से। आप इस परिच्छेद को छोड़ देते। जैसे मैंने पेरिस को कहा, ठीक है, गलियों का शहर था, वही उसकी सुंदरता थी, वही सर्पाकार गलियां बाबा शिव के अलंकार थी, आप उसको छोड़ देते। भाई आते लोग दर्शन करते थे ना। एक भी सिंगल व्यक्ति कभी गली में मरा हो तो बता दें, सैकड़ों साल का इतिहास, तमाम सावन के सोमवार में शिवरात्रि को बता दें, एक भी घटना नहीं बता सकते आप। वो भी हमारा प्रशासन संभालता था। गंगा जी में ऐसी घटना होती कि गंगा जी में कभी बता दीजिए, नाव को लेकर तमाम सुरक्षा रहती थी, लेकिन वहां का नाविक समाज खुश रहता था। और उसके क्षेत्र से लेकर के, चौक से लेकर के आपके रथ यात्रा लक्सा तक, उसके बाद प्रहलाद घाट तक, एक पूरा ये काशी थी जी। एक गंगा संस्कृति थी। एक वो काशी का एक मतलब जो मोहल्ले खत्म हो गए लाहौरी टोला से लेकर के, एक वो काशी तो जीता था, वो काशी थी। आप इसको छोड़ देते, कहते साहब इसको बाहर से रखते, फिर आप ले चलते शहर के बाहर, जिनकी जमीनें उनकी सहमति लेकर के, चाहे राजा तालाब हो, चाहे आपका बाबतपुर हो, चाहे आपका चौबेपुर हो, इधर आप काशी को विस्तारित करते। और एक सेकंड बता, यहाँ पे दुर्भाग्य क्या हुआ कि जिन लोगों ने उस समय हामी भरी थी, आज स्थिति क्या है कि आज आप सड़क के नीचे आप सीवर पुराना है, जलकल का नल पुराना है, आप उसके नीचे फाइबर ऑप्टिक्स दे रहे हो, बिजली का तार दे रहे हो, कई हजार बोर्ड का करंट दौड़ाने जा रहे हो कि कहीं से रोपवे फेल न होने पाए। ये क्या कर रहे हो? ये शहर जल उठेगा किसी दिन, डायनामाइट बिछा रहे हैं आप। और इसको अगर रोक देते तो आपने सही कहा कि मेट्रो को लेकर के कभी मीटिंग हुई रोपवे को लेकर के? हमने पर्चा लिखा था जब भारत माता मंदिर ढक रहा था, हमारे वो विद्यापीठ के कुछ नौजवान साथी होंगे तो उस कमिश्नर से मिले थे। हमने कहा ये क्या विवेकपूर्ण कार्य है। तब भी हमने कहा कि अगर आपको ये बनाना है तो आप इधर मत बनाइए, कहीं और बना दीजिए, जो दर्शनार्थी या जो टूरिस्ट आए उनको घूमने टहलने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में बना दीजिए। इस सड़क पे तो ऑलरेडी इतना जाम है, लेकिन क्या बोला जाए, आज आप केवल इस सुंदरता के बाजारीकरण की दौर में और चंद पूंजीपतियों को फायदा उठाने के लिए बनारस का बनारसीपन बेच रहे हैं आप, बेच दिया गया है। हाँ। बनारस की संस्कृति बेच दी गई है। आज एक भी बनारस की हमारी माताएं बहनें, अगर मैं गलत हूं तो मैं आपके चैनल पे नहीं होऊंगा, वो विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए सोचती हैं। हाँ। कितने परिवार उस परिक्षेत्र में सुबह हमारी माताएं बहनें जाती थी, दर्शन करती थी, शाम को गंगा आरती में भाग लेती थी। अब वो नहीं जाती। अब कौन जाता है? फलाना आ गए, ठिकाना आ गए। अब वो दिखाया जाता है कि साहब इतने लाख लोग आए। बनारस इसका भूखा था। उस कॉरिडोर में पता चलता वहाँ फूड प्लाजा बनाया जाता है। बाबा विश्वनाथ इडली और सांभर के भूखे थे, वहाँ पे जो है स्वीट बनाए जाते हैं। अरे कितना आप पाप करोगे। जो धार्मिक स्थल था उसको तो मॉल बना दिया, स्थल बना दिया, उसको तो मॉल बना दिया। कॉरिडोर नहीं, वो बाबा विश्वनाथ का मॉल हो गया कि लोग आए, खाएं, पिएं, एंजॉय करें, किसी इनके सर पे बैठ करके तमाम तरह के कुकृत्य करें। इसके लिए ये सनातन है तो उंगली उठेंगी। और उंगली इसलिए उठा रहा हूं कि मैं किसी को नहीं दोषी कहता। मैं बार बार कहता हूं कि जालिम वहीं पनपते हैं जहां दब्बू रहते हैं। इस शहर में दब्बू पैदा हो गए। मेरे जैसे लोग लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। आज मैं उन दब्बुओं को कहना चाहता हूं कि कल नहीं सुधरोगे
तो यही कथित विकास का बुलडोजर तुम्हारा घर भी बुलडोज करेगा। बिल्कुल। आज आपने दाल मंडी की बात कही, एशिया की मंडी पुरानी, बचपन बीता वहां से कपड़े जूते लिए हैं। हाँ। कितने लोग, और जिन मूर्खों को नहीं मालूम, जिनको मुसलमान के नाम पे बरगलाया जा रहा है, 60% हिंदुओं का व्यापार होता है। वहां कितनी दुकानें हिंदुओं की हैं, और पूर्वांचल से लेकर बिहार तक कम से कम 4 दर्जन जिलों का व्यापार होता है। केवल आप इसलिए उसको 17 मीटर चौड़ा कर देना, उसको मैं तो पूछ रहा हूं कि यहाँ पे वरुणा नदी के किनारे एक शिक्षा माफिया है। कभी नगर निगम का कर्मचारी हुआ करता था, नजूल की जमीन कब्जा करके अपने स्कूल समूह बना रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, करोड़ों रुपए की फ्रेंचाइजी लेके बांटता है। वहां बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है क्या? गोदौलिया पे सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों का होटल, रेस्टोरेंट और तमाम जगह पे क्या वहां बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है क्या? गंगा के किनारे यहाँ का संवाद केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह रहा हूं, 200 मीटर की धमकी दी जाती थी कि साहब आप 200 मीटर के भीतर बनाएंगे बाढ़ क्षेत्र के भीतर तो आपकी बिल्डिंग नहीं बनेगी। हाई कोर्ट के जजों का गेस्ट हाउस बन जाता है। कैसे बन गया? वही एक शिक्षा माफिया अपना, वहां भी एक स्कूल, वहां पर भी शिक्षा, तो वहां बुलडोजर नहीं जाएगा। बुलडोजर विश्वनाथ मंदिर के सीधे साधे भोले भाले लोगों को, जिनकी प्रॉपर्टी 50, 60, 70 लाख 1 करोड़ बेच करके हटाया, और वहां नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा कि सीधे साधे लोग चले गए। अब उनको खुश करने के लिए कि देखो दाल मंडी में बुलडोजर चलने जा रहे हैं, खुश हो जाओ। इस हरकत से मैं बात बनारस के लोगों से कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि दल, पार्टी, सरकार, विधायक, सांसद, पार्षद, मेयर खूब बनाए हो आप, लेकिन इस शहर को बचा लीजिए। आपने अभी विश्व संवाद केंद्र का जिक्र किया, जजेस हॉस्टल की बात की, एक शिक्षण संस्थान की बात की। हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि महामना जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने लगे तो वो गंगा के किनारे विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते थे। उसके लिए बाकायदे जमीन भी ले ली गई। जिस दिन जब उनका स्थापना दिवस आने को आया तो उस समय इसी बरसात के मौसम में बाढ़ आई और पानी काफी दूर तक आ गया। मालवीय जी ने वो उतनी पूरी जमीन छोड़ दी कि वो हमारा नहीं है, वो माँ गंगा की जमीन है। एक सोच वो थी। आज आप मालवीय जी को भी अपना ही नेता बताते हैं। आप किसी देश के नागरिक हैं, किसी को भी, किसी भी महापुरुष को हर किसी को अपना बताने का हक है, लेकिन उसकी सोच क्या थी उसके बारे में भी कभी विचार किया कि उस आदमी को वहां जमीन छोड़ क्यों दी? उनके पास तो सब कुछ था। वही तो दुर्भाग्य का विषय है अजय जी कि आज 8 विधायक हैं, और बड़ा दुर्भाग्य का विषय और बहुत हास्यास्पद लगता है कि 8 विधायक अपने को काशीवासी कहते हैं। हाँ। इनको नहीं दिखता क्या कि इनकी आने वाली पीढ़ी इनको कभी माफ करेगी? गूंगे बहरे बने हुए हो, 2 मंत्री हैं। तुम्हारे शहर का सौंदर्य, तुम्हारे शहर की संस्कृति जो धरोहर थी, उसको नाश किया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन आपको खुशी है क्या? जो लोग देश दुनिया के लोग बाहर से आते थे, क्या उनके यहाँ मॉल नहीं था? उनके यहाँ क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हजार सैकड़ों इमारतें नहीं थी? यही वजह है कि आज विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या घट गई है, खत्म हो गई। ये बीएचयू के एक प्रोफेसर ने इसको सर्वे कराया था जी। आपकी बात को और मजबूत कर दूं, वो सर्वे रिपोर्ट ये आई कि जो ये काशी में होने लगा, तमाम ऐसे सैलानियों का एक चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल है न्यूज का, उस पर था इंटरव्यू, आप खोज लेंगे, आपके बहुत से लोग देखे होंगे। सीधे कहा कि ये काशी जो अब बनाई जा रही है वो तो हमारे यहाँ लॉस एंजल्स में भी है। हाँ। वो तो हमारे यहाँ, लोगों ने कहा कि वो तो हमारे यहाँ फ्रांस में भी है। हम उसको देखने नहीं आते, हम यहाँ देखने आते थे काशी की गली संस्कृति को, काशी के घाटों के किनारे वो जो शांत वातावरण था, जो आध्यात्मिकता थी, जो सनातन और जो हिंदू परंपरा से जुड़ने का काम करते थे, उसके लिए आते थे। हम इसके लिए नहीं आते तो अब इसके लिए नहीं आएंगे, क्योंकि काशी अब वो अध्यात्म, वो संस्कृति वो खत्म कर दी जा चुकी है। नहीं, आप सोचिए जिन भवनों को तोड़ा गया
उन भवनों को आपने भी देखा, वो समय हम लोग बात भी किया करते थे, वो जो दीवारों पर कलाकृतियाँ होती थी वो क्या दोबारा बन पाएंगी क्या? वो सीधे सीधे गोयनका लाइब्रेरी, कितनी खूबसूरत लाइब्रेरी जहां हम लोग आपके साथ प्रेस वार्ता किए थे, एक बना पाए? यही तो सवाल करता हूं कि आप केवल बेच रहे हो बनारस के लोगों के जज्बातों को चढ़ा करके। मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों की भावनाओं को, जज्बातों को उभार करके आप वोट ले सकते, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बन सकते हो, लेकिन देश समाज नहीं बना सकते। अब ये स्थिति है कि काशी नहीं बना पाए आप। कभी नहर बनाने लगे, कभी कॉरिडोर बनाने लगे, कभी फूड प्लाजा बनाने लगे, टेंट सिटी कभी बनाने रोपवे बनाने लगे, कभी टेंट सिटी बनाने लगे, कभी इन्हीं का अधिकारी कहता है कि साहब वो पानी में काई इसलिए आ गई कि मिर्जापुर से आ गई। और कहाँ गया वो जो हल्दिया जा रहा था जहाज? कहाँ है? पानी है नहीं गंगा में, बीच जाड़े में रेत दिखने लगती है। अब हाँ ठीक कह रहे हैं, ये उसी तरह का विकास है अजय जी। चूंकि मैं अहमदाबाद गया था अभी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन था जी जी। अहमदाबाद में जाके आप सच्चाई देखेंगे, जो रिवर फ्रंट वहाँ पे बनाया है उसी तरह बनाया है कि केवल शहर के बीच आपको पानी दिखेगा, और वहीं के लोगों ने कहा कि साहब आप चल चलिए 15 किलोमीटर बाद तो आपको उस नदी में पानी नहीं दिखा जो अहमदाबाद की नदी है, जिसको मॉडल यहाँ बनाया जा रहा था। तो ये दुर्भाग्य है। मैं बार बार कहूँगा कि अब बनारस के लोग जागिए, हालांकि बचा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि आप रोपवे में क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा जितना बचा सकता हूँ उतना बचाने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल। और मैं वही काम करूंगा। एक छोटी सी कहानी अपने बचपन में सुनी थी कि एक जंगल में आग लगी थी और एक चिड़िया अपने चोंच से पानी ले जा करके उस आग को बुझाने का काम कर रही थी। तो किसी प्रबुद्ध व्यक्ति ने कहा कि ये चिड़िया, तेरी चोंच से जंगल की आग बुझेगी क्या? तो उस चिड़िया ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि तो मैं भी जानती हूँ कि इसकी आग मैं बुझा नहीं पाऊंगी अपनी चोंच के पानी से, लेकिन जब भी इस जंगल के जलने का इतिहास बताया जाएगा तो मेरा भी इतिहास बताया जाएगा कि एक चिड़िया उस जंगल की आग को बुझाने का काम कर रही थी। मेरे जैसा एक छोटा सा एक पार्टी का कार्यकर्ता है, बनारस का रहने वाला बासिंदा, इस आने वाली आग को, इस आने वाले डायनामाइट को बचाने का काम कर रहा है। चाहे मुझे जो भी उसकी सजा मिलेगी मैं स्वीकार करूँ। बिल्कुल सही बात आपने कहा। और शायद आज की तारीख में जो इन 11 सालों में काशी बदली है, काशी इतना शांत कभी नहीं रही, इतनी शांत कभी नहीं रही। हर छोटी छोटी चीज़ों पर, खास तौर पर काशी को लेकर के, बनारस के बनारसीपन को लेकर के, उसके खिलाफ जब भी कहीं अगर कोई कोशिश हुई है तो उसका पुरजोर विरोध हुआ है। लेकिन आज हम इसी काशी के संत, महान संत कबीरदास की एक पूरी कविता तो मैं नहीं सुना सकता, केवल इतना ही कह करके इस चर्चा को विराम दूंगा। साधो ये मुर्दों का देश। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों से ये अपील कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और अपने कमेंट से भी हमको अवगत कराएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।